हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 10 कामचोर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। बड़ी देर बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी तो नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में क्या अपना खर्च होता है? इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबिल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां इधर उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीग गए। सो अलग यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों के में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़ झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके पैरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट कर लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले धक्के चले।
फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस झींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों में नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले गए। चल दबड़े चल, दड़वे दड़वे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले में से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारे खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़क गए। पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बने चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दड़वे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित इधर से उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो न जाने वह सपने में किन किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि रुई की तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कड़ाही में छोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे की भी लापरवाही
लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दोहने का पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैरों जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंसों की अंगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। ये देखिए क्या तमाशा हो रहा है। जरा जरा से काम नहीं हो पा रहा है ढंग से। गए पिछले 2 चाचा जी की चारपाई के पायों में से बांधे। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी की पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया कि और वह पलंग की दोनों पार्टियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओह, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी बछड़े पी गए। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर ले या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये थे हमारे इस्मत चुगताई, जिनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। और कितना व्यंग्यात्मक रूप से इस पाठ को लिखा गया है। मज़ा आया होगा पढ़कर। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते। पहला प्रश्न, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन बारे में और क्यों कहा गया है। उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चे के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर है, बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियां इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम रहे कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने
कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर है, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर की हालत को देखकर ऐसा कहा कि जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर के तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गईं। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर से किसी भी चीज को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी का संदेश क्या देती है? कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर है, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और एवं रुचि का ध्यान रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर है, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कमजोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए और समझदारी के साथ बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। उत्तर है, अम्मा ने घर की दुर्दशा होने पर यह बात कही कि इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने कतार में खड़े करके बच्चों से कहा कि अगर किसी ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर है, कामचोर कहानी संदेश देती है कि बिना योजना बनाए किसी काम सही नहीं हो सकता। योजना बनाने के लिए भी समझदारी, अनुभव और उचित दिशा निर्देश की जरूरत होती है। बिना सोचे समझे काम करना मुसीबत और परेशानी का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर है, बच्चों ने यह उचित निर्णय नहीं लिया। वे और भी अधिक कमजोर हो जाएंगे और उनका आने वाला जीवन भी कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? उत्तर है, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने से ही काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। जो काम ना आए उसे सीखना चाहिए। क्षमता से बाहर काम करना उचित नहीं। इससे काम सुधारने की जगह बिगड़ जाता है और सही अनुभव भी प्राप्त नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन जा सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए। उत्तर है, भरा पूरा परिवार यदि अपनी क्षमता के अनुसार योजनाबद्ध ढंग से काम करे और अपने बड़ों से काम करने की जानकारी ले तो वह सुखद बन सकता है। मनमाने ढंग से बिना किसी अनुभव, योजना और सलाह के काम करना घर के लिए मुसीबत खड़ी करना और अच्छा काम करने के लिए आपसी सहयोग और समझ का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, बच्चे यदि माता पिता को सलाह लेकर काम करें तो वे पूरी तरह से सहायक हो सकते हैं। यदि बच्चे माता पिता की सलाह न लेकर मनमाने ढंग से काम करें तो वे माता पिता के लिए भार बन सकते हैं। बच्चों को काम करने की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। उत्तर है, अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? उत्तर है, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में बच्चे और माता पिता ही होते हैं
वहाँ पर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विशेष ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान सीमित ही होता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची आदि सभी होते हैं। बच्चे उन्हें देखकर एक साथ मिलकर रहने का ढंग सीख सकते हैं। इस तरह के परिवार से आपसी सहयोग की भावना सीखी जा सकती है, जबकि एकल परिवार में आदमी केवल सीमित दायरे में ही सोचता है। अगला प्रश्न है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। उत्तर है, घर के लोग सब काम करने में सक्षम हो, नौकर अधिक हों, नौकर ठीक ढंग से काम न करते हों, धोखेबाज और निकम्मे हों, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, किसी की बात सुनते हों, मनमाने ढंग से काम करते हों। ऐसी परिस्थितियों में नौकरों को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कहानी में एक समृद्ध परिवार को उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदतें बिगड़ी होंगी। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? उत्तर है, इन बच्चों की आदत बिगड़ने के ये संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे सारे काम नौकर कर देते होंगे, माता पिता भी झूठी शान के कारण बच्चों से कुछ काम नहीं कराते होंगे, वे नौकर से ही उनके छोटे मोटे काम भी कराते होंगे। परिवार के सभी लोग सोचते होंगे कि हमारे ही बच्चे क्यों काम करें। घर के बड़े लोग उन्हें काम करने का सलीका नहीं बताते होंगे। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। उन्हें अपना काम खुद करने के लिए कहा जाए और काम करने का तरीका भी बताया जाए। बच्चों के मन में श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया जाए। इसके लिए घर के बड़े अपना उदाहरण पेश करें। अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी के उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्य कौशल पर लेख लिखो। उत्तर है, अपने विद्यार्थी जीवन में लाल बहादुर शास्त्री बहुत कर्मशील थे। वे तैरकर नदी पार करते हुए और स्कूल जाते थे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई के साथ अखबार बेचने का काम करते थे। गांधी जी का जीवन भी उनकी अलग कार्यशैली को दर्शाता है। तो इन बच्चों की जीवनी पढ़ें और स्वयं पूरा लेख लिखें। अगला प्रश्न है, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना, जिसका अर्थ बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, जैसे प्रा से प्रसिद्ध, प्रकार, प्रभाव, प्रमोद, प्रमुख, प्रयोग। आ से आजन्म, आजीवन, आलाप, आहरण, आदान, आभार, आकार, आचरण, आमरण, आवरण, आयात, आमंत्रण, आशंका, आपात, आगंतुक। भर से भरपेट, भरसक, भरपूर, भरपाई। बद से बदनसीब, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, बददिमाग, बदमाश, बदसूरत, बदरंग, बदबू, बददुआ, बदहवास, बदहाल, बदचलन, बद इंतजाम, बदजवान, बदनियत, बदनुमा, बदमजा, बदशक्ल, बदतमीज, बदहजमी, बदसलूकी। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम से लिखिए। धुली बेधुली बाल्टी लिखकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। उत्तर है, इधर सारी इतने में भैंसे सूप पर को भूलकर तरकारी वाली टोकरी में टूट पड़ी। उधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। हज्जन माँ का पलंग
हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे में मुंह ढके सो रही थी। उत्तर है सही क्रम है। इधर सारी मुर्गियां बेकनेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी और धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। सही विकल्प चुनिए। तरकारी वाली तोल मोल कर रसोई को क्या दे रही थी? उत्तर है मटर की फलियां। अगला प्रश्न है, पेड़ों में पानी देने के लिए निम्नलिखित बर्तन नहीं लिया गया। उत्तर है जग। अगला प्रश्न है, एक बड़ा सा मुर्गा कूद पड़ा कहाँ? उत्तर है अम्मा की पानदान में। भैंस का दूध दोहने के लिए कितने बच्चे पिल पड़े? उत्तर है 4 बच्चे। अगला प्रश्न है, ये लोग कुमुक में नहीं थे। उत्तर है चाचा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ छांट कर लिखिए। जैसे फरमान का राजाज्ञा, कुमुक का फौजी टुकड़ी, लष्टम फष्टम अस्त व्यस्त, मातम शोक। अगला प्रश्न है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीले और पतीले पर लोटा और भगोने डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धीगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित प्रश्न है, नल पर घमासान क्यों मचा था? उत्तर है सब बच्चे अपने अपने बर्तन में पानी भरने के लिए नल पर टूट पड़े थे, इसलिए वहां घमासान मचा था। अगला प्रश्न है, पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। इसका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पहले सब अपने अपने बर्तन में पानी भरने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, फिर कोहनियों से धकेलने लगे और उसके बाद बर्तनों का इस्तेमाल करके दूसरे को हटाकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। अगला प्रश्न है, किसकी कुमुक भेजी गई और क्यों? उत्तर है बच्चों का झगड़ा रोकने के लिए कुमुक भेजी गई। यह बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमुक थी। अगला प्रश्न है, कुमुक भेजने का क्या असर हुआ? उत्तर है कुमुक भेजते ही बच्चों की फौज मैदान में हथियार फेंक कर भाग गई। अगला प्रश्न है, बच्चे कीचड़ से लथपथ क्यों हो गए थे? उत्तर है आपसी धीगा मुश्ती में के कारण बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे। अगला प्रश्न है, बच्चों के कपड़े बदलवाने के लिए क्या किया गया? उत्तर है बच्चों के कपड़े बदलवाने के लिए उन्हें नहलवाना भी जरूरी था, अतः 5 पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलाया गया। अगला गद्यांश है, इतने में भेड़े को सूप भूलकर इनको प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। सूप को भूलकर भेड़ ने क्या किया? उत्तर है भेड़ों सूप को भूलकर तरकारी की टोकरी में टूट पड़ी। अगला प्रश्न है, तरकारी वाली ने तरकारी के बचाव के लिए क्या किया? उत्तर है तरकारी वाली ने तरकारी के बचाव के लिए सीना तानकर खड़ी हो गई। अगला प्रश्न है, भेड़ों पर मारने का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है तरकारी वाली ने कभी भेड़ों को नहीं मारा था, वह ऐसे मार रही थी जैसे रुई के तकिए कूट रही हो। उसकी मार पर भेड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है, जरा सी देर में भेड़ों ने क्या किया? उत्तर है जरा सी देर में भेड़ों ने छिलकों सहित तरकारी को अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी, अर्थात तरकारी सफाचट कर दी।
ये देखिए तीसरा गद्यांश है, आप पढ़ लीजिए, हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। भैंस को काबू में करने के लिए क्या तय किया गया? उत्तर है भैंसों को काबू में करने के लिए तय किया गया कि भैंसों की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगला प्रश्न है, इस योजना को पूरा करने के लिए क्या उपाय किया गया? उत्तर है इस योजना को पूरा करने के लिए झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगला प्रश्न है, चाचा जी ने सबसे पहले क्या समझा? उत्तर है चाचा जी ने सबसे पहले भैंस को भगाने पर लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। अगला प्रश्न है, बाद में चाचा जी को क्या पता चला? उत्तर है बाद में चारपाई ड्रम से टकराने लगा कि वे आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ में भूचाल भी आया हुआ है। अगला प्रश्न है, चाचा जी ने किसको भला बुरा कहा? उत्तर है चाचा जी ने बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा कहा। आगे पाठ का सारांश है, इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं तो सारांश आप देख लीजिए। इसको पाठ के बारे में ही बताया गया है इस सारांश में। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।